कॉक्लियर इम्प्लांट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये डिवाइस 1984 या 1985 में पहले बार ह्यूमन बॉडी में लगाया गया था। 36 इयर्स पहले का बात है। इट इज अ ग्रैंड इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ साइंस या टेक्नोलॉजी और मेडिकल फील्ड में। हम लोगों का जो 5 इंद्रिय है, मतलब देखने का, सुनने का, टच फील करने का, स्वाद लेने का, इन दैट अगर कोई भी एक ऑर्गन, सेंस ऑर्गन अगर खराब हो जाए तो उसको कंप्लीटली वापस लाने का कोई भी ट्रीटमेंट या तरीका नहीं था। ओनली दिस हियरिंग, जो सुनने का जो ऑर्गन है, अगर किसी वजह से वो डैमेज हो गया, बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रहा है, प्रोफाउंड डिफनेस जिसको हम लोग बोलते हैं कि बहुत ही हियरिंग कम हो गया है, मशीन लगाने से भी फायदा नहीं हो रहा है, ऐसा केसेस में, या फिर जो बच्चे हैं जो जन्म से नहीं सुनते हैं, कंजेनिटल हियरिंग लॉस, उनका अपना अपना प्रॉब्लम्स होता है जेनेटिक डिजीज के लिए, या जब माँ के पेट में बच्चा था, माँ को कोई इन्फेक्शन हुआ था जैसे कि मम्स, रुबेला, ऐसे बच्चे जन्म से ही सुनते नहीं है। तो इन लोगों के लिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक मैजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा है। ये सर्जरी के माध्यम में हम लोग लगा देते हैं अंदर और वो पर्सन को सुनाई देने लगता है। सो बेसिकली इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो नहीं सुनने वाले को सुनने में मदद करता है। इसका अलग अलग इंडिकेशन रहता है, जैसे कि मैंने बोला कि कंजेनिटल हियरिंग लॉस, एवरी 1000 बर्थ देयर आर सम चिल्ड्रन जिनको सुनाई नहीं देता है, और यही बच्चे बाद में डीफ एंड डम स्कूल में जाते हैं। कोई भी बच्चा डम नहीं होता है, क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता है तो वो बोलना नहीं सीखते हैं। ऐसे बच्चों को अगर जितना जल्द डिटेक्ट किया जाए कि प्रॉब्लम क्या है, बच्चे नहीं सुनते हैं, ऐसे बच्चे को हम लोग 1 साल में इम्प्लांट सर्जरी करते हैं। बच्चों के लिए जितना जल्दी इम्प्लांट लगाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बच्चा नॉर्मल बोलना सीख जाएगा और नॉर्मल सोसाइटी का पार्ट बन जाएगा। जितना हम लोग डिले करेंगे उसका रिजल्ट, उसका इफेक्टिवनेस उतना कम होता जाएगा। अब आ रहा है पोस्ट लिंगुअल डिफनेस। पोस्ट लिंगुअल का क्या मतलब है? जिनको लैंग्वेज स्किल आ गया है, जिनको जन्म से सुनाई देता था, किसी वजह से टीनेज में या एडल्टहुड में कुछ बीमारी हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया या कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया जिसके वजह से उनका हियरिंग चला गया, दे आर द पोस्ट लिंगुअल कैंडिडेट। इन लोगों के लिए कोई भी उम्र का कोई क्राइटेरिया ही है नहीं। आप जब भी करोगे, नॉर्मल हियरिंग एड से बेनिफिट नहीं आ रहा है तो उनको कॉक्लियर इम्प्लांट लगा सकते हैं और उनको बेनिफिट आएगा। हम लोग अभी जो जेरिएट्रिक पॉपुलेशन है, जिनको उम्र के वजह से नहीं सुनाई देता है, इट इज कॉल्ड प्रेसबाइकोसिस, उन लोगों के लिए भी हम लोग कॉक्लियर इम्प्लांट करते हैं। तो तब तो उम्र बहुत ही ज्यादा होता है, जैसे 70 ईयर्स, 75 ईयर्स। अगर मान लो पेशेंट को कोई हार्ट का बीमारी नहीं है, अदरवाइज फिट है, तो उनको इम्प्लांट बिल्कुल कर सकते हैं। ये बिल्कुल सक्षम होते हैं सुनने के लिए, और क्योंकि इसका टेक्नोलॉजी आपको समझना पड़ेगा, जो हियरिंग एड है, सुनाई देने का मशीन, और इम्प्लांट है, ये दोनों का टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है। ऐसे सुनने में लग रहा है वो भी सुनने के लिए है, ये भी सुनने के लिए है, तो कुछ सिमिलर होगा, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी अलग कैसे है? जैसे कि नॉर्मल मशीन जो है वो एक एम्पलीफायर के जैसा काम करते हैं। अगर मान लो आपका हियरिंग लॉस है 40 डेसिबल, 50 डेसिबल, तो मशीन उसको और 50 डेसिबल बढ़ा के आपके कान में प्रेजेंट करते हैं ताकि आपको सुनाई दे। लेकिन जहां पे प्रॉब्लम इनर ईयर में है, जहां पे प्रॉब्लम नर्व में है, वहां पे चाहे आप जितना भी एम्पलीफाई करके साउंड को प्रेजेंट करो, वो साउंड ब्रेन तक पहुंचता नहीं है। तो वहां पे है कॉक्लियर इम्प्लांट का रोल। इसमें एक फाइन इलेक्ट्रोड रहता है, इतना फाइन है, मान लीजिए हेयर के जैसा। वो इलेक्ट्रोड को कॉक्लिया के अंदर डाल दिया जाता है। कॉक्लिया क्या है? इनर ईयर। उसी में जाके वो डायरेक्टली नर्व को स्टिमुलस देते हैं। तो ये बस एक एम्पलीफायर नहीं है, ये डायरेक्टली हियरिंग का जो नर्व है, ऑडिटरी नर्व, उसमें घुस के उसको स्टिमुलस देते हैं ताकि जितना भी साउंड एनवायरनमेंट में है उसका पूरा का पूरा सिग्नल ब्रेन तक जाए। तो इसमें बिल्कुल नॉर्मल सुनाई देता है। बस एक बात इसमें समझना है कि जब इम्प्लांट सर्जरी होता है उसके 1 महीने बाद मशीन को स्विच ऑन करते हैं, और फिर इमीडिएटली स्विच ऑन नहीं करते हैं हम लोग। जैसे पूरा पेन चला गया, सर्जिकल साइट का हीलिंग कंप्लीट हो गया, फिर 1 महीने बाद मशीन स्विच ऑन होता है, उस दिन फर्स्ट साउंड सुनाई देने लगता है।
तो बच्चों में और एडल्ट में रिएक्शन भी अलग अलग किस्म का होता है। बच्चे जैसे जो कभी भी साउंड क्या है, शब्द क्या है, जिनको नहीं पता है, वो जब पहले बार सुनते हैं तो डर जाते हैं, कभी कभी खोल देते हैं, रिजेक्ट करते हैं। मशीन का एक आउटर पार्ट भी होता है, एक तो सर्जरी के माध्यम में पूरा अंदर डाल दे, दूसरा आउटर पार्ट होता है। जो कि एडल्ट है वो खुश होते हैं क्योंकि उनको पता है कैसे सुनता था पहले, किसी वजह से वो बीच में नहीं सुना, उनको फिर से सुनाई दे रहा है, तो वो खुश होते हैं। इम्प्लांट के बाद ये थेरेपी बहुत बहुत जरूरी है। ये डॉक्टर्स या सर्जन्स नहीं करते। जैसे मेरा काम है, मैं सर्जन हूँ, ईएनटी सर्जन हूँ, मेरा काम है कैंडिडेट सिलेक्ट करना कि किसको इम्प्लांट से बेनिफिट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, फिर उसको इम्प्लांट सर्जरी करना, इम्प्लांट लगा देना। उसके बाद मेरा टीम टेक ओवर करते हैं, जिनमें ऑडियोलॉजिस्ट रहते हैं जो कि मशीन को टाइम टू टाइम ट्यूनिंग का जरूरत पड़ता है, और रहते हैं एवीटी थेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट। ये स्पीच थेरेपिस्ट का काम होता है कि जब ये फिर से सुनने लगे या कभी नहीं सुने अब सुन रहा है, उनको उनको ट्रेन करना कि साउंड का मतलब कैसे समझे, साउंड को एनालिसिस कैसे करे। ये थेरेपी चलते हुए धीरे धीरे उनका स्पीच परसेप्शन, बोलने का क्षमता वापस आता है, बच्चा है तो बोलना सीख जाते हैं। ये थेरेपी बहुत बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज सर्जरी कर दिया तो कल से सब नॉर्मल सुनता है। सो इट्स बेसिकली अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस। अगर ये जर्नी का हर एक स्टेज और स्टेप ठीक से फॉलो किया जाए तो एकदम नियर नॉर्मल हियरिंग मिल सकता है। मान लीजिए छोटा 6 महीने का बच्चा है, वो क्या आंसर देगा? तो पहले हम बोलते हैं कि एडल्ट का कैसे टेस्ट करते हैं। एडल्ट का हियरिंग टेस्ट को बोलते हैं प्योर टोन ऑडियोमेट्री। ये सब हियरिंग टेस्ट वगैरह करने के लिए एक अलग प्रोफेशनल है, उनको बोला जाता है ऑडियोलॉजिस्ट। जैसे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के साथ फिजियोथेरेपिस्ट काम करते हैं, कोई फ्रैक्चर रिपेयर होने के बाद क्या बोलते हैं, फिजियोथेरेपी करो नहीं तो वापस नहीं आएगा फंक्शन। सिमिलरली ईएनटी सर्जन के साथ ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट, इन लोग एक साथ मिलके काम करते हैं। उनके बिना हम नहीं काम कर सकते, सर्जन के बिना वो नहीं काम कर सकते। तो ये ऑडियोलॉजिस्ट जो है उनका अलग रूम रहता है, साउंड प्रूफ रूम। पेशेंट को वो रूम में ले जाते हैं, एडल्ट, टीनेजर और एडल्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, रूम में ले जाके ऐसा एक हेडफोन लगा देते हैं, फिर एक मशीन रहता है, मशीन से साउंड्स देते हैं, पी पी, डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, जैसे सा रे गा मा, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। उसका मशीन में भी साउंड का फ्रीक्वेंसी रहता है। हर एक फ्रीक्वेंसी का साउंड पहले बहुत लो देगा, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएगा, और पेशेंट को पूछेंगे कौन सा लेवल में आपको सुनाई दे रहा है। ऐसा करते हुए ये टेस्ट करने में कुछ 20 मिनट्स 30 मिनट्स लगता है। तो एक ग्राफ जनरेट होता है, वो ग्राफ को देख के हम लोग समझ में आता है कि इसका हियरिंग नॉर्मल है या हियरिंग डाउन है। अगर डाउन है तो कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी में डाउन है। किसी किसी का घर में फैमिली मेंबर्स में लेडीज का वॉइस सुनाई देता है, जेंट्स का नहीं देता है, तो लोग बोलते हैं अरे मैं पूछ रही हूँ तो आंसर दे रहा है, वो पूछ रहा है तो आपको सुनाई नहीं देता है। वो ऐसे जानबूझ के नहीं कर रहा है, सच में उनको कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी में सुनाई देता है, कुछ फ्रीक्वेंसी में नहीं सुनाई देता है। सो दिस इज हाउ द एडल्ट टेस्टिंग इज डन। अब बच्चे तो ऐसे हेडफोन लगा के रिस्पॉन्स नहीं करेगा। बच्चों के लिए जो टेस्ट है उसको बोलते हैं बेरा, BERA। उसमें क्या करते हैं, बच्चे सोते हैं, बच्चे को कुछ सिरप दे के सुला देते हैं, या नेचुरली भी दूध पी के सो जाते हैं। सो जाने के बाद उसका फोरहेड में ऐसे 3-4 लीड्स लगाते हैं, और कान में एक छोटा सा ईयरफोन के जैसा उसके थ्रू साउंड देते हैं। तो बेरा में क्या करते हैं कि अगर साउंड कान से ब्रेन में पहुंचा तो ब्रेन का लीड से वेव्स आएगा, रिजल्ट ईसीजी के जैसा। अगर नहीं पहुंचा या कम पहुंचा तो वो वेव का पैटर्न डिफरेंट होगा। ऐसे पता चलता है कि बच्चे को सुनाई दे रहा है कि नहीं। ऐसे 2-3 टेस्ट है, द मेन इज बेरा। इसलिए एकदम न्यूबॉर्न बेबी 1 वीक ओल्ड 2 वीक्स ओल्ड में भी टेस्ट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट में भी ये अभी ऑलमोस्ट रेगुलर हो गया है। नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजरिन हो, जो भी हो, वो 5th या 7th डे में ओई बोल के एक छोटा सा टेस्ट होता है, वो करके छोड़ते हैं कि ये बच्चे को सुनाई दे रहा है कि नहीं। अभी ये सभी टेस्ट, इसको स्क्रीनिंग बोलते हैं। कभी कभार रिपोर्ट गलत भी हो सकता है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि अगर रिपोर्ट अच्छा है तो वेरी गुड, अगर रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे पास आ जाते हैं। लेकिन जिसका रिपोर्ट अच्छा है उनको भी मैं बोलती हूँ, पेरेंट्स को, कि जब बच्चा का डेवलपमेंट ऑब्जर्व करना, माँ को या बाबा को समझ में आ जाएगा, फादर को, कि बच्चे आप खेल रहे हो, कुछ रैटल प्ले कर रहे हो, बच्चा उस तरफ देख रहा है कि नहीं। जब आप स्टोरी सुना रहे हो, आप लोरी गा रहे हो, गाना सुना रहे हो, तो बच्चे के मुंह में एक्सप्रेशन आना चाहिए, बच्चा हंसना चाहिए। टीवी में कोई म्यूजिक प्ले हो रहा है उसका फेवरेट, तो दौड़ के जाना चाहिए। अगर पेरेंट्स थोड़ा अटेंटिव है और इंटेलिजेंट है तो पेरेंट्स को जल्दी समझ में आ जाता है। 6 महीने के बच्चा को लेके भी लोग आते हैं कि इनको नहीं सुन रहा है, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स
समझने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसा रहता है। फिर क्या होता है, दादी दादा किसी ने बोल दिया, अरे नहीं नहीं सुन रहा है, तुम ऐसे ही सोच रहे हो, मत जाओ डॉक्टर के पास। फिर क्या होता है, 2 साल तक कोई बात नहीं कर रहा है, मदर को टेंशन हो रहा है, दूसरा कोई बोल रहा है, उसका पापा भी देर से बोला था, टेंशन मत लो। ऐसा होता है, लड़कों में ऐसा होता है, देर से बात करते हैं, अरे कुछ नहीं होगा। यही सब वजह से डिले होता जाता है और डिले में पेरेंट्स आते हैं। तो मेरे पेरेंट्स के लिए मेरा टेक होम मैसेज ये है, अगर आपके मन में 1% भी डाउट है कि शायद कम सुनता है, शायद रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या इस उम्र में दूसरे बच्चे बात कर रहे हैं, मेरा बच्चा क्यों बात नहीं कर रहा है, तो आप पड़ोसी, सासू माँ, नानी दादी के बात में मत जाओ। एक बार ईएनटी डॉक्टर या पेडियाट्रिशियन के पास आने में क्या प्रॉब्लम है, अगर अवेलेबल है तो एक बार दिखा के क्लैरिफाई कर लो। ऐसा नहीं कि हर बच्चा का स्पीच प्रॉब्लम हियरिंग से होता है रिलेटेड, और भी एक प्रॉब्लम है जो आजकल और बढ़ता जा रहा है, उसका नाम है ऑटिज्म, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये बिहेवियरल प्रॉब्लम होता है, बच्चे को सब सुनाई देता है लेकिन बच्चा इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अगेन अगर जल्दी डिटेक्ट किया जाए तो इसका भी थेरेपी है और बच्चे को उस चीज से वापस लाया जा सकता है। जितना देर होता है उतना ट्रीटमेंट का फायदा कम होता है। ऑटिस्टिक बच्चा का कुछ फीचर्स रहता है, जैसे कि ये बच्चे यूजुअली आंखों में नहीं दिखता है, आप बात कर रहे हो ना तो वो ऐसे रहेगा, इधर उधर देखेगा, आई कांटेक्ट विल बी वेरी लेस। ये बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलना नहीं चाहते, अपने ही धुन में रहते हैं, अपना दुनिया बना के रहते हैं। इन लोगों को मशीनरीज से थोड़ा इंटरेस्ट रहता है, टीवी देख रहा है या फिर कहीं पे कोई मैकेनिक काम कर रहा है, वहां खड़े होके देखते जा रहा है, उसमें ही खो जा रहा है। लेकिन सोशल इंटरेक्शन कम रहता है। कभी कभी ये लोग, मान लो आपने पूछा बेटा आपका नाम क्या है, तो वो अपना नाम नहीं बोलेगा, वो भी बोलेगा बेटा अपना नाम क्या है। दे रिपीट द वर्ड्स। या फिर कभी कभी बच्चा पहले पहले 2-3 वर्ड सीखा था, सेंटेंस बोल रहा था, बीच में फिर बोलना कम कर दिया, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसे चीजों को भी ध्यान देना है, उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ प्रॉब्लम है। इफ यू एक्सेप्ट एंड कम टू अस देन वी कैन हेल्प यू, रादर देन सेइंग अरे कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा अपने आप। ऐसा करते हुए जितना मैंने देखा कि लेट में आए पेरेंट्स, ज्यादातर ऐसा ही हुआ है, किसी ने बोला कुछ नहीं है और 1 साल देख ले, और ये करते हुए जो गोल्डन पीरियड है सक्सेस पाने के लिए, वो पीरियड गुजर जाते हैं। बच्चों का मेन जो प्रॉब्लम लेके पेरेंट्स आते हैं कि मेरा बच्चा 2 साल का हो गया, अभी भी बाबा मामा कुछ नहीं बोल रहा है, 3 साल का हो गया, वो कोई सेंटेंस कुछ भी बात नहीं कर रहा है, ये होता है प्राइम कंप्लेन। तो बहुत लोगों का मन में ये गलतफहमी रहता है कि बच्चा बात नहीं कर रहा है, डॉक्टर साहब उनका गला चेक करके बताइए, उसका जबान में कुछ प्रॉब्लम है क्या। ऐसा नहीं होता है। जो बच्चा आवाज निकल सकता है, आऊ ऐसा आवाज जो निकल रहा है, तो उसका वॉइस ऑर्गन तो नॉर्मल है, वॉइस ऑर्गन का प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसको सुनाई नहीं देता है। हम लोग जो भी लैंग्वेज सीखते हैं वो पूरा जो हम लोग सुनते हैं, आप अगर इंग्लैंड में पले बड़े होगे तो आप पहले वर्ड आपका शायद इंग्लिश आएगा, आप हिंदुस्तान में हो तो शायद हिंदी आएगा, बांग्ला आएगा, जैसे जहां पे आप जो सुनते हो वही लैंग्वेज आप सीखते हो। तो ये मिसकंसेप्शन बहुत है सोसाइटी में, कोई ये नहीं सोचता है कि अरे बच्चा सुनता है कि नहीं। तो डॉक्टर के जब मेरे पास या पेडियाट्रिशियन के पास आते हैं तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हियरिंग असेसमेंट करते हैं, और कई बार देखते हैं कि बच्चा नहीं सुन रहा है। अगर वही डिटेक्ट हो गया तो जितना जल्दी हो सके इम्प्लांट करना चाहिए। अगर हम लोग 1, 2, 3 साल तक इम्प्लांट लगाया तो वो बच्चा को बोलना आएगा नॉर्मल। लेकिन कभी कभी लोग बहुत लेट कर लेते हैं समझने में, या फिर फाइनेंशियल इशू, वॉट एवर इट इज, 6 साल 10 साल में आते हैं कि मेरा बच्चा नहीं बोलता है, अब पता चला है कि उसको सुनता भी नहीं है, आप इम्प्लांट लगा दो। ऐसे उम्र में करने से ज्यादा फायदा नहीं होता है। ऐसे उम्र में करने से क्या होगा, साउंड तो उसको सुनाई देगा लेकिन उसका मीनिंग पूरा पूरा समझ में नहीं आएगा और बोलना भी नहीं आएगा। तो बच्चों के लिए कंजेनिटल हियरिंग लॉस के लिए द आइडियल एज ग्रुप इज 1 to 3 years मैक्सिमम, दैट इज द गोल्डन पीरियड, इसलिए लेट नहीं करना। और एडल्ट्स के लिए आप कब करोगे, जब किसी का हियरिंग लॉस स्टार्ट हुआ है, शुरू शुरू में लोग नॉर्मल मशीन लेते हैं, मशीन से बेनिफिट मिल रहा है तो अच्छा है। एक स्टेज आता है जब हियरिंग और डाउन हो जाते हैं, प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस में, सबका नहीं होगा, कुछ कुछ डिजीज है जिसमें हियरिंग डाउन होता जाता है। तो ऐसे प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस में जब आपका मशीन कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है, आपने बेस्ट क्वालिटी का मशीन लगाया,
दोनों कान में लगाया, फिर भी आपका सामने वाला क्या बोल रहा है आपको 50% समझ में आ रहा है, 50% नहीं आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि सब लोग बहुत धीरे बोल रहा है, टीवी का डायलॉग समझ में नहीं आ रहा है, फोन का बात समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप 1-to-1 कन्वर्सेशन तो आप मैनेज कर लेते हो क्योंकि लिप रीडिंग करते हैं बहुत लोग। जब एक पार्टी है रेस्टोरेंट में, मॉल में या ग्रुप मीटिंग में, 2-3 लोग एक साथ बात करें तो आप कुछ फॉलो नहीं कर पा रहे हो, देन यू हैव टू थिंक प्रोबेबली यू नीड कॉक्लियर इम्प्लांट। ऐसे स्थिति में जब हियरिंग एड्स, बेस्ट क्वालिटी हियरिंग एड्स से आपको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, आपको बहुत मुश्किल हो रहा है वर्क प्लेस में फैमिली के साथ इंटरेक्ट करने में, तब आपको एक अच्छा ऑडियोलॉजिस्ट और ईएनटी सर्जन के पास जाना है कि इसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। हम लोग का कंट्री में, बाहर के कंट्री में एडल्ट इम्प्लांटेशन बहुत ही कॉमन है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर गेटिंग इम्प्लांटेड, इट्स वेरी कॉमन। इंडिया में बहुत ही रेयर है, बच्चों का तो फिर भी होता है, एडल्ट्स का बहुत कम होता है, क्योंकि ये जो अवेयरनेस है, दैट अवेयरनेस इज नॉट देयर, जनरल पॉपुलेशन में भी नहीं है, डॉक्टर्स में भी थोड़ा कम है, ऑडियोलॉजिस्ट में भी कम है। नहीं सुनाई दे रहा है तो मशीन दे दो, अरे मशीन लेने के बाद उनको कैसे लग रहा है, मशीन लेने के बाद उनको कितना बेनिफिट है, अगर मशीन से नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है। मशीन से भी नहीं बेनिफिट हो रहा है तो छोड़ दो, वो तो ऐसे ही रहेगा, बट इट इज नॉट दैट, देयर इज नेक्स्ट लेवल ऑप्शन। इसको बोलते हैं, जब मशीन के बारे में डिस्कशन होता है, डिफरेंट कंपनीज है, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत कॉस्टली भी है मशीन। मशीन का कॉस्ट जो है स्टार्ट होता है मिनिमम 5-6 लाख से, बेसिक मॉडल का, वो जा सकता है 15-20 लाख तक भी जा सकता है। तो नेचुरली जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए आते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए, या फिर कोई एडल्ट लगवाना चाहते हैं, तो उनका ये सवाल, पहले सवाल होता है क्या सच में मुझे सुनाई देगा। उसका आंसर तो इजी रहता है, इजी मतलब देयर आर टेस्ट, ऑडियोलॉजी टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई, एंड देयर आर रिटन क्राइटेरियाज इन द टेक्स्ट बुक। तो अगर मेरा क्राइटेरियाज मैच कर गया तो बोल सकती हूँ हाँ सच में आपको सुनाई देगा। नेक्स्ट सवाल, कितना दिन ये रहेगा। तो अब जैसे मैंने बताया कि ये टेक्नोलॉजी आया ही है मार्केट में 30-35 ईयर्स, ऐसा नहीं कि बहुत सालों से है। तो इतना 35 ईयर्स का जो डेटा है डिफरेंट कंपनीज का, 4 या 5 कंपनी है पूरा वर्ल्ड में जो कॉक्लियर इम्प्लांट बनाते हैं, तो उन लोगों का जो भी डेटाबेस है, हमको वही इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं कि क्या रिलायबिलिटी क्या है। उसमें बताया गया है कि इम्प्लांट जब बनाते हैं फैक्ट्री में, उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी और जो थॉट प्रोसेस रहता है, वो ऐसे ही बनाते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग जाए। तो पहले का जो इम्प्लांट हुआ था, उनका इम्प्लांट अभी भी काम कर रहा है 30 ईयर्स, ओके। लेकिन सबका ऐसा नहीं भी हो सकता है, किसी किसी को 10-15 साल बाद इम्प्लांट में अंदर कुछ काम नहीं कर रहा है, तो फिर इम्प्लांट चेंज भी करना पड़ता है। तो इसका एग्जैक्टली डेटा तो मैं नहीं बता सकती हूँ, बट 15-20 ईयर्स इज अ गुड इनफ टाइम कि एक इम्प्लांट काम करेगा। और एक बात है, जब बच्चे को करते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं कि उसको कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स वगैरह में नहीं देना। मान लीजिए कोई मार्शल आर्ट या ऐसा कोई स्पोर्ट्स जिसमें बहुत जोर से लग गए, या बच्चा कोई सीमेंट का वॉल से जाके टकरा गया, ऐसा हुआ तो अंदर का मशीन डैमेज हो सकता है। अंदर का मशीन में अगर फ्रैक्चर हो गया तो फिर वो गया, फिर उसको चेंज करना पड़ना। छोटा मोटा चोट वोट तो कुछ नहीं होता है, कोई मेजर ट्रॉमा अगर हो गया इस एरिया में तो भी इम्प्लांट जो है वो डैमेज हो सकता है। सामान्य जीवन क्या, इसके साथ बेटर, अच्छा जीवन जी सकते हैं, क्योंकि जब किसी का प्रोफाउंड हियरिंग लॉस रहता है, उसके साथ साथ काफी सारा साइड इफेक्ट्स होता है जो दिखता नहीं है, खाली आंख में नहीं दिखता है, लेकिन वो होता है। सबसे पहले क्या होता है, जिनको सुनाई अच्छा से नहीं देता है, वो सोशल इंटरेक्शन कम कर देते हैं, उनको शर्म आता है बार बार पूछने में, फिर से बोलो क्या बताया। एक लेवल के बाद उनको सेल्फ रेस्पेक्ट में वो लग जाता है उनको, तो ये लोग सोशल इंटरेक्शन कम करने से धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर ऑफिस परफॉर्मेंस, स्कूल परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। बहुत बार पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है कि चाइल्ड का परफॉर्मेंस क्यों कम हो रहा है, टीचर भी डांटते, अरे तुम नहीं सुन रहे हो। जबकि हियरिंग टेस्ट करे तो देखा जाए कि अरे बच्चे का काफी सारा, बहुत ज्यादा हियरिंग लॉस है। सेम थिंग विल हैपन कि अगर नहीं सुन रहे हो तो आप ऑफिस का परफॉर्मेंस आपका इफेक्ट हो जाएगा। और जो थर्ड होता है, कम सुनने से कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है। कॉग्निटिव मीन्स विच अफेक्ट्स द ब्रेन, आपका इंटेलिजेंस, लर्निंग कैपेसिटी, हैप्पीनेस इन द लाइफ, ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिटोरिएट होना शुरू कर देते हैं। ऐसे पेशेंट को जब इम्प्लांट लगाते हैं
उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाते हैं, सोशल इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, स्कूल परफॉर्मेंस, ऑफिस परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, तो अच्छा ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिव इफेक्ट होगा। हाँ, थोड़ा मेंटेनेंस करना पड़ता है कोई भी डिवाइस का। अगर आप चश्मा लेते हो तो चश्मा का भी मेंटेनेंस करना पड़ता है। सिमिलरली डिवाइस का जो अंदरूनी पार्ट है उसको तो लाइफ लॉन्ग है, बाहर का एक छोटा पार्ट रहता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। पूरा दिन यूज करने के बाद सोने से पहले एक बॉक्स रहता है, अच्छा से पोंछ के वो बॉक्स में डाल देना पड़ता है। वो बॉक्स का काम होता है पूरा दिन का जो मॉइस्चर उसमें जमा होता है उसको सोक कर लेते हैं, उसको ड्राई बना देते हैं। फिर उसका बैटरी टाइम टू टाइम, जैसे बैटरी का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा वो चेंज करना पड़ता है। कोई भी वायर पतला हो गया, लूज हो गया, तो वो पार्ट्स चेंज करना पड़ता है। बस इतना ही।